अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला ख़ान और मैं एक ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और ये मेरी तीसरी ओ लेवल की गाइड है और ये है उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर, जिसका कोड है 3248। इसका पेपर मैंने अक्टूबर नवंबर 2021 में दिया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर्ड एन ए स्टार। और मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं ये कहने के काबिल हूँगा। मैं तो वो वाला स्टूडेंट हूँ जिसको सीन और स्वाद का फ़र्क नहीं पता, ते और तोए का फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पता। देखो अभी उर्दू बोली भी नहीं जा रही मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने ए स्टार सिक्योर कर लिया। तो मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस गाइड के अंदर यही हम डिस्कस करेंगे कि ए स्टार सिक्योर करने के लिए मैंने क्या स्टडी मेथड्स यूज़ किए, क्या मैंने टेक्निक्स यूज़ की, और होपफुली आप लोगों के लिए एक थोड़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज़ यूजुअल किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई स्टडी सोर्स चाहिए होती है, कोई जगह चाहिए होती है कि भाई पढ़ें कहाँ से इसको। मेरे पास इधर दो बुक्स पढ़ी हैं, वैसे एक बुक वाली फॉर्म में मिलती है ये है मुजीबुर रहमान। ये इसकी बुक्स हैं, पेपर 2 की है, पेपर 2 की है, पेपर 1 की है। इसके नए वर्जन आते रहते हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं ना, दे आर रियली गुड। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। इनके ऑथर का नाम मुजीबुर रहमान है, बहुत मशहूर बुक्स हैं, सुना ही होगा आपने। तो ये बेसिकली आप समझें वर्क बुक्स काइंड ऑफ स्टाइल है इनका। तो ये इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, काफ़ी सारी कॉम्प्रिहेंशन, समरीज वगैरह, ट्रांसलेशंस। इसका बड़ा फ़ायदा है, इसके अंदर ईडियम्स भी बहुत सारे लिखे होते हैं पीछे। सो दिस इज़ अ रियली गुड सोर्स टू स्टडी उर्दू फ्रॉम। और मैंने पर्सनली भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं ये बुक्स और मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। इन दो बुक्स के अलावा फिर ऑब्वियसली इंटरनेट आपके पास भी एक सोर्स है, एक वो बहुत ही बड़ी एक यूनिवर्सिटी कह लो उसको। तो अब तो यूट्यूब के ऊपर आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इंटरनेट इज़ अ ओपन एंडेड सोर्स। पास्ट पेपर्स भी मैं कहूँगा कि एक सोर्स के तौर पर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस सब्जेक्ट में। ऑब्वियसली लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर उनकी मार्क स्कीम्स के अंदर लिखा होता है कि किस हिसाब से चेक होना है, किस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ये 3 सोर्सेज मैंने यूज़ की थी और आई थिंक अगर आप इनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। थिंग्स टू कीप इन माइंड, उर्दू एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट से। मैं कहूँगा कि जो लैंग्वेजेस है ना, दे आर ईजी टू लर्न, मतलब कि उनकी बेसिक्स वगैरह ईजी हैं सीखना, लेकिन दे आर वेरी हार्ड टू मास्टर। और अपने अगर लैंग्वेजेस में इम्प्रूव करना है तो वो भी बड़ा कोई डिफ़िकल्ट काम करना होता है और बड़ा कोई टाइम टेकिंग काम होता है। जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आप कर रहे होते हैं तो आपको मोस्टली तो वो इम्प्रूवमेंट्स नज़र ही नहीं आ रही होती हैं। ये आपको बहुत एक लंबे पीरियड के ऊपर करना पड़ता है काम, उसके बाद जाके आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, कोई प्रोग्रेस नज़र आती है। तो अगर सीधी सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो इसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है किसी भी लैंग्वेज की, स्पेशली उर्दू की तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली उर्दू पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो जाती है। मैंने की है इम्प्रूव, तो अगर मैं उर्दू अपनी इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरी तो उर्दू क्लास 7 में जो थी ना, ओ लेवल के स्टार्ट में भी उसी लेवल पर फंसी हुई थी, लेकिन फिर बस कर करके किसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके हमारी एक टीचर होती थी, इनका नाम था टीचर कौसर। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती थी, तो उनको अभी मैं सलूट देता हूँ जितनी उन्होंने मेहनत कराई है मुझसे। उर्दू के 2 पेपर्स होते हैं। मैं पेपर पैटर्न के साथ ही उनका स्टडी मेथड भी बताऊंगा। तो उर्दू के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ना, वो मोस्टली एक राइटिंग पेपर होता है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है डायरेक्टेड राइटिंग। बेसिकली एक छोटा सा आपने ऐसे लिखना होता है जो डायरेक्टेड ऐसे होता है। अब डायरेक्टेड ऐसे होता है कि उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, आपने 3 पैराग्राफ्स बनाने और उन पॉइंट्स को आपने अपने ऐसे के अंदर डालना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, अगर फुटबॉल के ऊपर कोई है फॉर एग्जांपल ऐसे, तो उन्होंने फुटबॉल के 3 पॉइंट्स दिए होंगे, तो उन 3 पॉइंट्स को आपने एलेबोरेट करना है, उनके अंदर आपने डिटेल डालनी है, अपनी डेवलपमेंट डालनी है। तो ऐसे लिखने का जो सबसे बेहतर तरीका है ना, मैंने जिस तरह प्रैक्टिस की थी ऐसे लिखने की, डायरेक्टेड ऐसे लिखने की, वो ये थी कि मैं ना पहले जो भी टॉपिक है उसको बैठ के पहले पढ़ता था इससे। अब इसके अंदर देखें बहुत सारे एसेज लिखे हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक तो यही है कि इन सब एसेज को पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ना टॉपिक रिपीट भी हो जाते हैं, ये मिलते जुलते टॉपिक आ जाते हैं। तो आपको ना इसमें अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी कि अच्छा यार इस ऐसे को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ।
लेकिन मोस्टली मैं क्या करता था, मैं स्पेसिफिक अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ तो मैं इंटरनेट पर जाके देखता था कि यार इसके ऊपर कोई मुझे मिल जाए अच्छा से ऐसे लिखा हुआ इस टॉपिक के ऊपर, उसको पढ़ता था, पहले पॉइंट्स अपने दिमाग में रखता था, स्ट्रक्चर करता था कि अच्छा इसने इस तरह की उर्दू इस्तेमाल की है, इसने इस तरह सेंटेंसेस को यूज़ किए, तो वो याद रखता था। फिर बैठ के मैं खुद ऐसे लिखता था उसी टॉपिक पे। तो बेसिकली पहले रिसर्च करनी है फिर खुद लिखना है। ऐसे के अंदर ना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो कहूँगा बल्कि लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा कि आपने ऐसे के अंदर जो आपने लिखी हुई चीज़ें वो वैलिड हैं या नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उर्दू बेसिक उर्दू इस्तेमाल करें। मैंने भी कोई बहुत कोई अच्छे खूबसूरत उर्दू के सेंटेंसेस नहीं लिखे थे, मैंने भी बस नॉर्मल बेसिक उर्दू इस्तेमाल की थी जिसके अंदर मेरा ग्रामर बड़ा नॉर्मल बेसिक सा था। और बस मैंने कोशिश की थी जो मेरे ऐसे के कंटेंट है वो बेहतर हो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कोशिश करें कि जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको डेवलप करें, आपका एक बहुत अच्छा एक फ़्लो बने, मतलब कि एक रवानगी से आप पढ़ें ऐसे को तो आपको मज़ा आए पढ़ने का कि हाँ एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, इसके अंदर आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। और 150 इसकी वर्ड लिमिट है, तो कोशिश किया करें 150 से ऊपर नहीं जाए। अगर जाना है तो 5-6 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर हो रहे हैं तो कट करें भाई। और इस चीज़ का ख्याल रखना है। 140 से 160 की रेंज मेरे हिसाब से नॉर्मल है। तो फिर इसके बाद होता है दूसरा क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपके पास एक चॉइस होती है, बेसिकली लेटर, स्पीच और रिपोर्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। ये 4 आपके फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है जिनमें से आपको 2 प्रेजेंट किए जाएंगे और उन 2 में से आपके पास एक चॉइस होगी, उनमें से आपने एक लिखना है। तो मेरी दफ़ा तो मुझे लेटर और मेरे ख्याल से रिपोर्ट की चॉइस आ गई थी, आई एम नॉट श्योर, तो मैंने तो लेटर चूज़ किया था। सबसे इजी लेटर होता है, तो लेटर अगर आ जाए पेपर में तो ज़रूर चूज़ करना, बड़े मुफ्त के नंबर होते हैं उसमें। अब मैं एक एक को सवाई स्पीच के, स्पीच को मैंने ज़रा चॉइस पर छोड़ दिया था तो उसके ऊपर मैं इतनी डिस्कशन कर नहीं सकता, वो माजरत हो गई है। बाकी जो 3 हैं उनके ऊपर जितनी चीज़ें मुझे याद हैं मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि उनको लिखना कैसे। तो सबसे पहले आते हैं लेटर। अब लेटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल लेटर जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों को करते हैं, और एक होते हैं फॉर्मल लेटर जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मैनेजर को, कोई भी किसी ऑफिशियल को आप लेटर लिख रहे हैं। अब इनमें सीधा सीधा फ़र्क ये है कि जो कैजुअल है ना उनके ऊपर आप थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा सकते हैं, थोड़ी कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी हाल चाल पूछ लिया, किसी चीज़ का पूछ लिया, इधर उधर की बात कर ली, थोड़ी बहुत अपनी बात कर ली। तो कैजुअल लिखना ऑब्वियसली ज़्यादा इजी है, उसके अंदर आप थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं। जो फॉर्मल है उसके अंदर आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, प्रॉपर आपने जैसे आप एक प्रॉपर एक फॉर्मल तरीका होता है किसी से पूछने का, किसी से रिक्वेस्ट करने का या किसी को कोई चीज़ बताने का, उस तरह आपने यूज़ करनी है, बिल्कुल मिनिमल रखना है। और ग्रीटिंग्स और जो एंड वाली चीज़ें वो भी थोड़ी मिनिमल रखनी है कि थोड़ी बहुत रहें, ज़्यादा नहीं। और एक तो मेरी टिप ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो लेटर की है ना वो उसको तो रट लो यार, वो हर जगह एक तरीके की ऑलमोस्ट हो जाती है, उसको रट लो। और लेटर का कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, ऑब्वियसली आपका पैटर्न होना चाहिए, लेकिन कैम्ब्रिज ने कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ, तो अपने हिसाब से कोई पैटर्न बना लो, यूट्यूब वगैरह पे या कहीं से देख लो किसी ने लेटर लिखा हुआ है। ये जो आपके टीचर है वो भी अक्सर पैटर्न बता देते हैं कि एंड में क्या लिखना है, स्टार्टिंग में क्या लिखना है। तो कोई लोग साइन कर देते हैं, कोई दाल रे सीन लिख देते हैं। मैं पर्सनली वस्सलाम लिख के दाल रे सीन लिख देता था एंड में लेटर के, तो आपका प्यारा भाई भी लिखता था, जो भी है। तो ये पैटर्न इतना ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत बना लो, ख़ुद ही बना लो, कोई इसका स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। तो 3 पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ, ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो लेटर का बस यही सीन होता है। उसके बाद होती है डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग भी करना एक आर्ट है। डायलॉग राइटिंग में बेसिकली आप नेम्स रखेंगे अपने कैरेक्टर्स के, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर आपको डेप्थ डालनी है। लोग बड़े ना सीधे सीधे से सवाल करते हैं, और मतलब एक बड़ा सीधा सीधा उन्होंने रखा होता है डायलॉग के, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। कुछ इसमें कैरेक्टर डालना चाहिए, कोई मतलब कि मज़े से किसी चीज़ को कहना चाहिए जैसे हम आम ज़िंदगी में कहते हैं। तो डायलॉग राइटिंग में बेहतर है आप जितना ज़्यादा उसको नेचुरल करेंगे उतना बेहतर है। आप जो सिचुएशन आपको प्रेजेंट की गई है उसको प्रॉपर तरीके से मतलब कि इमेजिन करें कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या कहते और आपको आगे से क्या मोस्ट लाइकली जवाब मिलता। तो ये एक अच्छी टिप है कि जिससे आप एक अच्छा डायलॉग लिख सकते हैं। और उसके अंदर
ट्राई टू हैव फन, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ करें, बोरिंग ना करें कि एग्जामिनर जब पढ़ रहा हो उसको तो बोर होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा इंगेजिंग हो, उसके अंदर फ्लो अच्छा हो, जो जवाब हों प्रॉपर क्रिस्प जवाब हों, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े जवाब ना हो। हर कैरेक्टर के जो सवाल जवाब है, जो बैक एंड फोर्थ है, उसमें कोई मतलब कि कोई बराबरी हो। ये ना हो कि एक ही कैरेक्टर बार बार बोली जा रहा है और दूसरा बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो ये सिलसिला है। उसके बाद जो आखिरी फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो है रिपोर्ट। और रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली जैसे आप नाम है इसका कि किसी चीज़ को आपने रिपोर्ट करना है, किसी चीज़ के बारे में आपने बताना है। तो रिपोर्ट राइटिंग में ना मोस्टली आपका अपना इनपुट बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अंदर जो भी आप कोई हंगामी रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हैं तो बेसिकली आपने जिस जगह पे कोई इवेंट हुआ है तो उस इवेंट के बारे में आप बताएंगे, डिटेल बताएंगे उस इवेंट्स के बारे में कि किस तरह हुआ। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप बताएंगे कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो एक्सीडेंट के दौरान हुआ क्या, किसी को चोट तो नहीं लगी, अगर लगी है तो किस तरह चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है या नहीं, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, सारी चीज़ें जैसे एक न्यूज़ रिपोर्ट होती है वैसे आप बताएंगे। और इसके अंदर ये इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने ना डेट प्लेस टाइम, जो पहला पैराग्राफ जब इंट्रोडक्शन लाइन होती है ना उसके अंदर आपने डेट प्लेस टाइम बतानी होती है। या अगर दूसरी वाली कोई रिपोर्ट है जिसके अंदर कोई इवेंट नहीं हो रहा, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उस चीज़ की आपने इंट्रोडक्शन करनी है कि भाई जैसे कोई स्कूल के अंदर कोई इवेंट तो आप बताएंगे मैं हमारा स्कूल इस जगह है और ये इवेंट इस बारे में हो रहा है। तो थोड़ा सा ना उसको एक इंट्रोडक्शन आपने देनी होती है। इसके अंदर आपकी जो डिटेल्स जो आप लिखेंगे वो बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरह एक चीज़ को डिस्क्राइब करें, किस तरह उस चीज़ का एक बेसिकली स्केच खींचना होता है। आपने जो आपका रीडर है उसको पता लगे कि जो जिस चीज़ की आप बात करें उसके सामने वो चीज़ आ जाए, वो बिल्कुल इमेजिन कर रहा हो जैसे आप उसको एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर आपको वोकैबुलरी भी अपनी अच्छी रखनी पड़ती है और 3 से 4 पैराग्राफ भी आप बनाएं। रिपोर्ट के अंदर ये भी करना होता है कि आखिरी में आपने अपना रिपोर्टर, उसके बाद अपने नाम डाल दिया अपना, तो ये भी एक पैटर्न टाइप हो गया। अब ये मैंने अपना बनाया हुआ था, मुझे नहीं पता अब कि टीचर्स क्या रिकमेंड करती हैं, लेकिन इस मार्क्स की मुझे कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता नहीं है, वैसे बंदा खुद ही बना लेता है तो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है इसी पेपर का, वो होता है ट्रांसलेशन। और ये काफ़ी तंग करता है बच्चों को, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तंग करता था। एक चीज़ इसमें याद रखो कि जो ट्रांसलेशन है ना वो वर्ड टू वर्ड नहीं करनी, मीनिंग वाइज करनी, मफहूम आपने लेना है। कभी कभी होता है कि वो ना इंग्लिश के अंदर कोई ईडियम डाल देते हैं, जो आप अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे तो उसका मीनिंग नहीं आएगा। तो उस ईडियम का आपने, जो इंग्लिश ईडियम है उसका आपने मीनिंग लिखना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और कभी कभी होता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनकी आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रही होती, तो मैं क्या करता था उनके लिए ना जगह छोड़ देता था। मैं सोचता था कि यार हो सकता है बाद में मुझे याद आ जाए इस इंग्लिश वर्ड का उर्दू में क्या मीनिंग है, तो मैं उसके लिए जगह छोड़ देता था। और खुदा ना खास्ता अगर मुझे नहीं याद आती थी ना तो मैं पता है क्या करता था, जो लफ्ज़ लिखा होता था ना उसको ही इंग्लिश में लिख देता था। तो अक्सर जो उर्दू है ना उसके अंदर ऐसे होता है, जैसे स्ट्रीट होगी, अगर स्ट्रीट के अंदर अगर मुझे गली नहीं याद आ रहा लफ्ज़ तो मैं स्ट्रीट ही लिख दूंगा, तो ये भी हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, जो कभी कभी हो भी जाता है एक्सेप्ट। ट्रांसलेशंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क होता है, तो उसका भी ख्याल रखना होता है कि ना सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कैसे बना रहे हैं, जो इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उर्दू में आपने कैसे लिखनी है। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ अंदाज़ा होती है इस चीज़ का। उसके बाद आते हैं हम पेपर 2 के ऊपर। जो पेपर 2 है ना वो बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग पेपर मैं कहूँगा इसको, क्या आपने बेसिकली एक चीज़ पढ़नी है उसके हिसाब से आपने लिखना है। तो इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशंस हैं, समरीज़ हैं और 2-3 और चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर होते हैं कि आपको अक्सर ईडियम्स दे देते हैं कि ये ईडियम्स हैं, इनके सेंटेंसेस बनाओ। अब यार ये बिल्कुल रैंडम होते हैं, आपको नहीं पता कहाँ से आने। फिर भी मैंने ना ये मुजीबुर रहमान की बुक है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, तो मैंने कुछ 100 तो इनमें से देख लिए थे, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी इसकी, तो फिर भी मेरा ऐसे लगा नहीं काम। मेरे भी मेरे से कुछ सिर्फ 2 ईडियम सही हुए थे 5 में से। तो ये बिल्कुल रैंडम होते हैं, लक के ऊपर होते हैं, और जो आपको समझ आ जाए उस टाइम पे लिख लें। इनकी कोई ज़्यादा टिप एंड ट्रिक है नहीं, इट्स अबाउट लक यार। उसके बाद है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मेरे हिसाब से फ्री के नंबर हैं। ये इस बुक के अंदर बहुत सारी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इनको प्रैक्टिस करें और वो बस रिपीट ही होती रहती हैं, तो उनको आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये तो मुफ्त के नंबर हैं यार, ये तो आने चाहिए बंदे के। उसके बाद आते हैं क्लोज पैसेज। अब क्लोज पैसेज हो सकता है कभी कभी तंग करे, क्योंकि इसके अंदर ना आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो फिर आप फंस जाते हो। तो अगर टफ क्लोज पैसेज आ गया पेपर के अंदर तो इसको एंड के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपने बस लफ्ज़ लिखने होते हैं, टाइम पता लगेगा नहीं, तो इसको एंड के लिए छोड़ दो कि यार बाद में करेंगे।
इसके अंदर गेस गेम होती है कि आपने ना थोड़ा अंदाज़ा लगाना होता है कि यार इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको एक आधा वर्ड का मतलब नहीं आता तो बाकी सारे फिलअप कर लो और एंड में आपके पास 2-3 लफ्ज़ रह जाएंगे जिनमें से आपने फिर गैस करने हैं। उसके बाद शुरू होता है असल काम जो कि है समरी। अच्छा, समरी जो है ना, ये इसका वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स होती हैं। आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं, आपके पास ऊपर 5 पॉइंट्स लिख देते हैं कि यार ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए आपकी समरी में। तो इसका बेहतर तरीका यही है, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है अपने सिनोनिम्स यूज़ करने, अपने वर्ड्स में जितना कर सकते हैं करें, सिनोनिम्स यूज़ करें। और जो 5 पॉइंट है ना, वो 5 के 5 पॉइंट आपके समरी के अंदर कवर होने चाहिए। और जो आप कवर कर रहे हैं समरी के अंदर, ये भी बड़ा इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि एक फ़्लो में आपने लिखा हो, एक अच्छा रिदम बन रहा हो। ये ना हो कि आपने बस पॉइंट्स ही लिखे हुए और पता लग रहा है कि बस पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फ़्लो नहीं है। तो फ़्लो एक प्रॉपर एक पैराग्राफ होना चाहिए खूबसूरत सा, जिसके अंदर आपने अच्छे एक फ़्लो में लिखी हो चीज़ें और अच्छी तरीके से कनेक्ट की हो। और इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो सेंटेंसेस हैं उनको आप शॉर्ट करें, कंसाइज करें, लंबी बात को कम करें, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स वगैरह होते हैं, जो कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको काटें। इस तरह करके ना कोई मतलब आपने ना बेसिकली समझो कि ये जो पढ़ा हुआ है ना पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, इसकी कोई सर्जरी वगैरह करके आपने लिखनी है, कट कुट करके और अपना कुछ डाल डूल के फिर आपने एक पैराग्राफ बनाना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इट टेक्स प्रैक्टिस। मैं तो कहूँगा कि इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। तो बेसिक इसका ये है पैटर्न। उसके बाद आती हैं 2 कॉम्प्रिहेंशन। तो इस पेपर के एंड में 2 कॉम्प्रिहेंशन होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ना कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पढ़ता था कि यार ये क्वेश्चंस क्या है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता था, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ रहा हूँ, और जब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि ये हो सकता है तो मैं ना पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता था जनरली। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ता था, फिर जहाँ से मैंने रीडिंग छोड़ी फिर से पढ़ रहा हूँ। इससे क्या होता है, इससे टाइम बड़ा सेव होता है कि अगर आप पहले पैसेज पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर पैसेज पढ़ें, इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। तो मैं ये करता था कि मैं पहले एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज पढ़ा और साथ साथ उसका आंसर ढूंढा। क्योंकि ना पैसेज में ना मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं ना मोस्टली पैसेज के वाइज ही होते हैं कि ऑर्डर ही होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्टली पहला पैराग्राफ में ही होगा, दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरे पैराग्राफ में ही होगा। तो इससे ना आपका टाइम ऑलमोस्ट बच जाता है। और इसके अंदर ये चीज़ का ख्याल रखना है यार, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने। जो आपको लग रहा है कि यार ये आंसर है तो उस जैसे समरी में करते हैं, सिनोनिम्स यूज़ करें, उसको कट शॉर्ट करें, उसका कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दें, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। और ये भी आंसर्स लिखने की एक टिप है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मैंने पॉइंट्स पूरे लिखे हैं यानी, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट एज मैनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, क्योंकि पॉइंट्स के ऊपर ही नंबर मिलते हैं। और हो सकता है कि जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं, आपका एक पॉइंट गलत हो तो एक्स्ट्रा पॉइंट कंसिडर हो जाए, आपको नंबर मिल जाए। तो जितने पॉइंट समझ आ रहे हैं सारे लिख दो। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रही कि यार इसका आंसर मुझे मिल नहीं रहा, इसकी भी एक ट्रिक है। वो ये है कि ना क्वेश्चन के अंदर कोई कीवर्ड देख लो कि यार ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, और पैसेज पढ़ो पूरा और उस कीवर्ड को ढूंढो, और मोस्टली आपको कीवर्ड मिल जाएगा। उसके इर्द गिर्द इन्फॉर्मेशन पढ़ो और एक जनरली मतलब अंडरलाइन कर लो कि यार हो सकता है इधर कहीं आंसर हो, और कोशिश करो वो सारी बातें लिख दो, क्योंकि मैंने पर्सनली यही किया था। वो सारी बातें लिख दो, हो सकता है कि उसमें से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहीं ना कहीं निकल आए और कोई ना कोई आपको नंबर मिल जाए। 0 नंबर से तो बेहतर है कि आपको एक आधा नंबर मिल जाए। तो ये सीन है। उर्दू के लिए कुछ की टिप्स ये हैं कि लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। उर्दू की रीडिंग सबसे बेहतर तो ये है कि आप इधर से बैठ के एसेस वगैरह पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, ऐसे स्टोरीज़ पढ़ें, रीडिंग करें जितनी कर सकते हैं। उससे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी समझ आएगी, नॉलेज भी आएगी, उर्दू की वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी अगर आपसे रीडिंग नहीं होती तो दूसरा बेटर ऑप्शन ये है कि आप उर्दू मीडिया कंज्यूम करें, उर्दू शोज़ देखें, मूवीज़ देखें या उर्दू गाने सुने, तो उससे भी आपकी उर्दू इम्प्रूव होगी। और एक बड़ी मज़े की टिप ये है कि अक्सर ना मैं बैठे ना आप रैंडमली कहीं बैठे हुए तो कोई आपने रैंडम चीज़ देख ली है, जैसे कि ये आपने देख ली पेन पड़ा हुआ है। फिर मैं सोचता था कि यार ये अगर पेन है तो पेन तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो इसको उर्दू में क्या कहेंगे। फिर मैं सोचता था कि मुझे नहीं आता था कि यार इसको उर्दू में क्या कहते हैं। मैं नेट पर सर्च करता था, तो जैसे पेन को कलम कहते हैं। तो ये इस तरह करके ना छोटी छोटी जो डेली चीज़ें होती हैं, डेली यूज़ के वर्ड्स होते हैं जो आप इंग्लिश में मोस्टली बोलते हैं, जैसे मैंने भी मोस्टली बोल दिया, ज़्यादातर बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये बंदा थोड़ा कॉन्शियस होकर सोचे कि यार मैं इसको इसका उर्दू में क्या मतलब होगा। ये चीज़ें करेंगे ना तो आपकी ट्रांसलेशन काफ़ी इंप्रूव होगी इससे। और एक जनरल रूल ये है कि घर में कोशिश करें कि आप
100% उर्दू बोलें, 100% नहीं कहा मैंने, 100% उर्दू बोलें, ताकि ना जो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें पता लगे और हम उनको उर्दू में बोलें। है कितना मुश्किल है यार। बाकी ये तो बेसिक सी टिप है, मोस्टली लोगों को पता ही होगी कि न्यू वोकेबलरी जब आपको पता लग रही है किसी चीज़ की तो उसको अंडरलाइन करें, कहीं लिख लें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। डिक्टेशन करें, जो आपकी गलतियाँ हो रही उर्दू में उनकी इमला करें बैठ के, टीचर को कहें। मैं हमारे टीचर तो हमें 50 100 लफ्ज़ों की भी इमला कराती थी, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। जो आपकी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो आपके काफ़ी निकल जाते हैं इससे। और उर्दू के अंदर किसी भी लैंग्वेज में बल्कि पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू में ना अक्सर रिपीट भी हो जाती हैं चीज़ें। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम जितने पास्ट पेपर कर सकते करो। तो ये थी मेरी गाइड, बड़ी टूटी फूटी सी गाइड थी, मुझे पता है कि ख़ुद मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी उर्दू पे यार। तो ये सीन है। होपफुली अगर मदद हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट गाइड। O2 के सब्जेक्ट्स तो हो गए, अब हम O3 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बायो की गाइड सबसे पहले बनेगी, बायो, फिर उसके बाद बाकी 2 साइंसेस की, फिर मैथ की, फिर इंग्लिश की। सो स्टे रेडी फॉर दैट। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिएगा।